क्रॉस से इंगित करते हैं और दो सदिशों का अदिश गुणनफल को डॉट से इंगित करते हैं। तो डॉट एक रहेगा तो ओनली एक डॉट से इंगित करेंगे, केवल डॉट रहेगा तो समझिए कि सदिशों का अदिश गुणनफल का बात हो रहा है। और जब क्रॉस आए तो समझेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल का बात हो रहा है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल तभी डिफाइंड होगा जब उसके बीच में कोई ना कोई एंगल बने, कोई ना कोई एंगल इसमें बनेगा तभी आप सदिशों के अदिश गुणनफल को डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा सदिशों के अदिश गुणनफल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई एंगल बनना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये रहा आपका बी वेक्टर। इसके बीच में एक कोण बनता है थीटा, इसके बीच में एक कोण थीटा लेते हैं, ठीक। तो इसके बीच में थीटा जो कोण बनेगा तो इससे एक प्रोसेस निकलेगा कि ई डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा, ए वेक्टर का मॉडुलस डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। तो ये जो टर्म मिलेगा इसी को कहेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे? सदिशों का अदिश गुणनफल बोलेंगे। यानी कि इससे जो भी टर्म आएगा वो अदिश के ही रूप में आएगा, ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश ही राशि होता है। याद रखिएगा, दो सदिश लीजिएगा, सदिश ए लीजिएगा, सदिश बी लीजिएगा और उसका अगर डॉट कराते हैं तो डॉट से बना न्यू प्रोडक्ट जो होगा अदिश होगा। ठीक है, तो दो सदिशों का यदि डॉट कराते हैं, उसका अदिश गुणनफल कराते हैं तो उससे हमेशा अदिश गुणनफल ही मिलता है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया। एक बात समझना है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल या अदिश बिंदु ए डॉट बी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने का तरीका है ए डॉट बी, यानी कि इसको डिफाइन करेंगे क्या, ए डॉट बी से डिनोट करेंगे। ए डॉट बी से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। हिंदी में इसको परिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। यहाँ जो भी डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ पे जो भी डॉट प्रोडक्ट आप निकालिएगा तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए रियल नंबर। कैसा नंबर होगा? एक जो है रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, वास्तविक संख्या है, अदिश है, सदिश है, मतलब जो भी ऑप्शन में है, तो इसमें ये हमेशा एक रियल नंबर ही देगा। रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को आप रियल नंबर बोलेंगे। तो रियल नंबर यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट कुछ भी हो सकता है। तो ये जो टर्म मिलेगा ये आपको एक रियल नंबर देगा। पहला पॉइंट याद रखने योग्य पॉइंट है कि ये जो है ये इसका डेफिनेशन है कि ये अदिश गुणनफल का प्रोडक्ट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से सूचित करते हैं और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मॉडुलस ए वेक्टर डॉट मॉडुलस बी वेक्टर इनटू cos थीटा। ठीक, इतना बात समझे। ये वाले टर्म जो है एक रियल नंबर होगा, ये हमेशा क्या देगा? एक रियल नंबर देगा, एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक, अब देखिए ये जो टर्म है ये दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। तो यहां से थीटा बना, तो यहां से थीटा बन करके अगर ऐसे लंबवत कर देते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों के बीच
जब परपेंडिकुलर बनेगा तो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, यहाँ नया प्रोसेस मिलेगा, यहाँ पे न्यू प्रोसेस ऐसे मिलेगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक। तो इसके बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जब इसके बीच का कोण 90 डिग्री हो तब यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हैं, तो इसका प्रॉपर्टी मिलेगा। तो इसके प्रॉपर्टी को भी हम लोग समझेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। हो सकता है कि यहाँ 0 भी रख दें, 90 भी रख दें, 180 भी रख दें, लेकिन यहाँ पे कभी भी थीटा का डिफिनीशन के अनुसार इसका वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होता है। ध्यान रखेंगे, थीटा का मान 0 से लेकर के पाई तक ही होता है, यानी कि यहां से 0 से लेकर पाई तक ही थीटा का मान आप रखेंगे, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए थीटा का मान 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई यानी कि ये जो इसको टर्न ओवर करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसको 90 डिग्री पर घुमाए तो ऐसे मिला, इसको 90 डिग्री घुमा करके ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये ऐसे आएगा, ऐसे आकर के इस पे छिप जाएगा, तो इसको संपाती भी कहेंगे। तो इसका एक और रूप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये ऐसे झुकेगा, झुक कर आकर के इसी पर आकर इसका पैरेलल हो जाएगा। इस पर आकर अगर पैरेलल हो जाता है बी वेक्टर और ए वेक्टर, तो ए वेक्टर पैरेलल हो जाता है बी वेक्टर के। यहाँ पे ए वेक्टर ये परपेंडिकुलर हो जाता है बी वेक्टर के। तो यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे है पैरेलल है। तो पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हम लोग पैरेलल को दिखाते हैं ऐसे कि ये पैरेलल है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, पैरेलल है। इसको पूछा जाए आपसे कि ये दोनों के बीच का कितना कोण बनेगा, ये दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 0 डिग्री बनेगा। उसी तरह से ये वेक्टर ये संपाती हो गया, तो इस पे कितना डिग्री कोण बना दीजिएगा, संपाती यानी कि इसके पैरेलल ही हो गया। समझिए कि यहाँ पे पैरेलल हो गया, तो ये एंगल जो बनाएगा, यहाँ पे एंगल जो है थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे? 0 डिग्री। ये थीटा का मान यहाँ पे लेंगे 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। और देखिए एक और कंडीशन होता है कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री इसमें रखेंगे, यहाँ पहला फिगर है, इसको पहला फिगर मान लीजिए, इसको सेकंड फिगर मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है, थर्ड का ही ये भाई है, ठीक। तो देखिए ये थीटा का मान 90 डिग्री रखे हैं, तो जितना भी इसके में प्रॉपर्टी मिलेगा आपको, अगर यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखते हैं, ये वाला फिगर 2 से चलते हैं, फिगर 2, थीटा का मान अगर आप 90 डिग्री पे पुट करते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री पुट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/2, π/2 पुट करते हैं इसमें थीटा का मान, तो आप इसमें थीटा का मान रखेंगे और उसको पता करेंगे कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसमें थीटा का मान अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर और cos 90 रख दिए, तो मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर और cos 90 का मान 0, यानी टोटल वैल्यू आपका आया 0। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान क्या मिला? 0। तो यहां से एक कंडीशन निकल कर आया कि अगर ए बी के पैरेलल हो, सॉरी अगर ए बी के परपेंडिकुलर हो, तो उस स्थिति में डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होता है। जब ए बी पर लंब हो, ए बी पर लंब हो, ए बी के परपेंडिकुलर हो, तो डॉट प्रोडक्ट का मान हमेशा 0 देता है। यानी कि ए बी पर लंब होने के कंडीशन में ए लंब बी, ए वेक्टर
परपेंडिकुलर बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी, ये 1 प्रॉपर्टी मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो ये 1 मान लीजिए कि ये वास्तविक संख्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और 2 ए बी के परपेंडिकुलर होगा, तो ए डॉट बी का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ। डॉट जब अगर का मान क्या होगा? 0 होगा। वहीं अगर थर्ड में चलते हैं, फर्स्ट अगर सेकंड हो गया, अगर आप थीटा यानी थीटा का मान 0 लेंगे तो ए बी के समांतर का बात होगा। ए बी के क्या होगा? समांतर होगा। तो ए बी के समांतर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर हो, समांतर हो, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा बाबू, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ये मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर cos 0। तो मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर cos 0 का मान 1 होगा, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर। तो ये दोनों बात क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कब? जब ए बी के समांतर हो तब। तो इसको थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ए बी के समांतर, इफ ए पैरेलल बी, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, देन डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर। नंबर क्या है कि ये जो है ना समांतर हो गया। ठीक, जब समांतर हो गया तो ये सिचुएशन मिला। अब एक लाइन को डिनोट करेगा, यानी कि अगर ए है, एक ए है और यहाँ पे ये समझिए कि ये ए है और ये जो है बी है, ए है ये बी है, या ये ए है ये बी है। तो अगर इसको सीधे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में फैला देते हैं तो ये दोनों के बीच अगर ऐसे फैलाते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो आप कहिएगा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो थीटा का मान आप क्या लेंगे? 180 लेंगे। 180 को रेडियन में पाई बोलते हैं। तो थीटा का मान 180 लेंगे कब? जब ये ए वेक्टर, ये दोनों के बीच थीटा है, ये थीटा से अगर इसको ये लंबवत कर देते हैं, ऐसे सीधे कर देते हैं तो 90 डिग्री, ठीक है, और एकदम सीधा कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन मिलता है तो 180 डिग्री, ऐसे सुला देते हैं ऐसे, तो आपको मिलेगा समांतर हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अगर थीटा का मान लीजिएगा, ठीक, तो थीटा का मान 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री अगर रखते हैं, ठीक, तो 180 डिग्री रखिएगा इसी में, तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर cos 180 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर और cos 180 का मान होता है -1, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू इसको माइनस मॉडुलस ए वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर। तो ये जो निष्कर्ष निकल कर आएगा बाबू, ये थ्योरी माने, तो ये आपका एक बार रिव्यू करते हैं। देखिए, ये जो है ए वेक्टर बी वेक्टर है, इसके बीच का कोण थीटा मिलता है। ये ए वेक्टर है, कंधा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच का कोण जो थीटा मिलता है, तो उसका जो है आपका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ए वेक्टर डॉट मॉडुलस बी वेक्टर और इनटू cos थीटा मिलेगा। मॉडुलस ए वेक्टर डॉट मॉडुलस बी वेक्टर इनटू cos थीटा मिलेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी कहता है ना, पहला प्रॉपर्टी कि ये एक वास्तविक संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। दूसरा कहता है कि यही अगर लंब हो जाए, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का
एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो आपका डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होगा। ठीक, अगर यही समांतर हो जाए यानी कि 0 डिग्री बन जाए, एकदम इसके पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, ठीक है, तो उसका मान क्या होगा, तो उसके डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्योंकि cos की जगह पे 0 रखिएगा तो cos 0 का मान 1 आएगा, cos 0 का मान 1 आएगा, और जब cos 0 का मान 1 आएगा तो आपका ये डॉट प्रोडक्ट इसका मॉडुलस प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए ये स्थिति तो समझ गए, पैरेलल का भी समझ गए होगा। एक स्ट्रेट लाइन के सिचुएशन में आप थीटा का मान 180 रखिएगा, और जब 180 रखिएगा तो यहाँ पे निगेटिव लंब इकाई का अदिश गुणनफल, तो लंब इकाई आप जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप, तो लंब इकाई का अदिश गुणनफल आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो आई कैप है आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप जे डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप। ठीक, ध्यान से समझिएगा। उसी तरह से आई कैप जे कैप जे कैप जे कैप के कैप के कैप, जब इसमें अपोजिट मिलेगा ना, जब इसमें अपोजिट टर्म मिलेंगे, ठीक, लंब इकाई का अदिश गुणनफल अब ज्ञात कीजिएगा। तो अगर अपोजिट कुछ भी वर्ड आता है तो अपोजिट में आपको 0 देगा, अपोजिट में क्या देगा, 0 देगा। फिर ये जे और के आया, अपोजिट आया, 3 ही टर्म होता है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, ये एक दूसरे के लंबवत है, तो लंब इकाई सदिश का अदिश गुणनफल निकालिएगा तो ये ध्यान देना है कि आई कैप जे कैप का मान 0, जे कैप के कैप का मान 0, आई कैप के कैप का मान 0, आई कैप जे कैप का मान 0, जे कैप के कैप का मान 0 और आई कैप के कैप का मान 0। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें सेम सेम जब आएगा ना तो रिजल्ट 1 देगा, जब सेम सेम आता है तो रिजल्ट 1 देता है, यानी आई कैप का वैल्यू 1, जे कैप का वैल्यू 1 और के कैप का वैल्यू देगा। ठीक, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, और जरूर बताएंगे आपको। तो देखिए आई कैप जे कैप का मान 0, जे कैप के कैप का मान 0, आई और के का मान 0, सेम सेम रहेगा तो 1। तो इसको आप प्रॉपर्टी 5 के तहत लिख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी क्या है, 5 है। अब एक बात समझिए, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो ये बात जानना आपको बहुत जरूरी है। कौन सा बात है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ये जो है ना कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम को डॉट प्रोडक्ट पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम को आसानी से पालन करता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय यानी क्रम को चेंज कर देंगे तो ये आसानी से पालन करेगा। जैसे ये जो है इस हाथ में मार्कर है, इस हाथ में माइक है, तो इस माइक को इस हाथ में रख देते हैं, इस मार्कर को ई वाला हाथ में रखते हैं, ऐसे रखते हैं तो इसको क्रम चेंज हो गया, क्रम चेंज हो गया तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय बोलेंगे, यानी कि इसका क्रम को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो क्रम को चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सदिश गुणनफल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रम को अगर चेंज कीजिएगा तो डॉट प्रोडक्ट जो है चेंज हो रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे ओनली माइनस लग जाता है। जैसे कुछ
टर्म देख लेते हैं, क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, ताकि ये दिखे कि हाँ चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट इसमें दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो बात सही है, अगर सेम नहीं आ रहा तो गलत है। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर का वैल्यू 2i कैप 3j कैप 4k कैप है। बी वेक्टर का वैल्यू i कैप 2j कैप 3k कैप है। ये दोनों का डॉट निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट i कैप 2j कैप 3k कैप। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो i कैप डॉट i कैप का मान 1 होता है। i और j से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 देगा। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालिएगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग निकालिएगा। क्या निकालिएगा? कोरस्पॉन्डिंग, यानी कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। कोरस्पॉन्डिंग यानी कि सामने सामने, कोरस्पॉन्डिंग मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 में 1 से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि i कैप का मान 1 होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर 3 में 2 से 3 दूना 6, 4 में 3 से 4 12, यानी 6 2 8 12 8 20। तो यहां मिला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 20। ए वेक्टर बी वेक्टर का मान 20 मिला, तो फिर निकालना चाहेंगे बी वेक्टर ए वेक्टर। तो यहां से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालिएगा, तो b का मान इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 में 2 से 2, 2 में 3 से 6, 3 में 4 से 12, ये निकालिएगा तो 20 ही आएगा। यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान 20 आया और b वेक्टर a वेक्टर के मान कितना आया? 20 आया। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है? प्रतीत ये हो रहा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ठीक। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल कम्यूटेटिव लॉ का पालन, ये जानते हैं हम लोग कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर cos थीटा होता है। इसका एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई में आएगा मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, इधर मिलेगा cos थीटा। तो ओनली थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकलेगा तो cos इधर लाइए, तो ये मिलेगा आपको cos इनवर्स ए वेक्टर बी वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इक्वल टू इधर होगा cos थीटा, इक्वल टू क्या होगा? थीटा का मान cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग थीटा का मान भी निकालेंगे, ठीक। और एक बात आता है, ये इसको ना 6 में लिख लीजिएगा, 6 नंबर लिखिएगा। अब आता है 7 नंबर, समझिए 7 नंबर बाद क्या आता है? प्रोजेक्शन आता है, प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूला भी बहुत वीवीआई फार्मूला है, ठीक है। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? कहता है कि ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप, प्रक्षेप प्रक्षेप प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो देखिए जब भी प्रक्षेप का बात आए ना बाबू, तो प्रक्षेप में क्या कीजिएगा कि ये दोनों को आप ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बट्टा में
जिस पर कहे ए का बी पर, ए का बी पर, जिस पर कहे उसको नीचे रखिएगा। ए का बी पर, ए का बी पर आ रहा है ना, ए का बी पर, तो बी को नीचे रखिएगा और उसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा। ठीक है, ए का बी पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एक बोतल है। ठीक है, इस बोतल पर ये पेंसिल है, इस बोतल पर ये क्या है, मार्कर है, इस बोतल पर ये मार्कर है, तो बोतल पर, बोतल नीचे है तो इस पर बोतल पर, यानी कि ए का बी पर, इसको ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो बी वाला, ये वाला नीचे रहेगा और इसका मॉडुलस निकलेगा। ये दोनों का डॉट ऊपर रहेगा और ये दोनों में जिस पर का है उसको नीचे रखेंगे, यानी कि यहाँ पे ये कहेंगे कि ए का बी पर, तो बी नीचे रखेंगे। उसी तरह से बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, तो इस सिचुएशन में भी ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए पर कह रहा है तो ए को नीचे रखिएगा। ठीक है, तो ये निकला ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। ठीक, ये प्रोजेक्शन फार्मूला है। इस प्रोजेक्शन फार्मूला में और भी बढ़ा चढ़ा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहां पर कहा जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग पर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का प्रक्षेप, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग पर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का प्रक्षेप। ठीक, तो इसके योग पर कह रहा है, लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज क्या कह रहा है। जिस दिन लैंग्वेज को समझ गए आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न का लैंग्वेज समझिए। तो ए इसके योग पर, यानी कि इसके योग पर कह रहा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसके तुरंत पर लिखा है, इस पर क्या लिखा है, पर, तो ध्यान रखिएगा इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको नीचे रखना होगा। सी प्लस डी का प्रक्षेप, इतना का प्रक्षेप, इतना एक का, बी पर प्रक्षेप, तो यहाँ पहले लगा दिया है ए प्लस बी पर, तो ए प्लस बी पर लगाया है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे, इसको नीचे रखेंगे मॉडुलस। तो क्लियर हो गया कि पर लिखा है तो नीचे लिखेंगे, और दोनों का डॉट निकालेंगे, इसका और इसका डॉट निकालेंगे, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, यानी कि दोनों का डॉट के साथ जिस पर का है उसको नीचे रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन जे के कंपोनेंट के साथ अगर वेक्टर दिया जाए, ठीक है, उसके मात्रक परपेंडिकुलर मात्रक जो है उसके साथ अदिश गुणनफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे उसको भी समझते हैं। वो भी आसान है, एकदम ऐसा ही है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा समझने वाला बात है। देखिए कहा जाए यदि ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप मिले, ठीक है, तथा b वेक्टर इक्वल टू a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप मिले, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ये होगा, देखिए क्या, a1 a2, b1 b2, c1 c2, इतना होगा ही। जैसे इतना कैसे होगा समझिएगा, आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जानते हैं कि ये वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको आपका a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप डॉट लगा देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप मिलता है। अगर आप इसको विधिवत हल करना चाहेंगे तो a1 i कैप के साथ इस सभी को लिख दीजिए, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप, फिर यहाँ पे नर्सरी की तरफ गुणा करना है, ठीक है, समझने के लिए आपको b1 j कैप के साथ फिर यही लिख दीजिए, a2 i कैप, b2
जे कैप C2 K कैप, फिर C1 के साथ C1 K कैप के साथ A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको बारी बारी से जब सॉल्व करेंगे ना, ये देखिए ये इंटू करते हैं, ये जो है नथुनिया गुणा है, ऐसे नथुनिया गुणा बोलते हैं भोजपुरी में। ठीक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा ये आई कैप रिजल्ट 1, तो A1 A2 हो जाएगा, A1 इंटू A2। आई और जे में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, कुछ भी हो 0 होगा। आई और के में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, खत्म हो गया। B1 A2, तो इसमें तो ये जे और आई एक 0 होगा, और जे है तो ये तो 0 नहीं होगा, B1 B2 होगा। यहाँ पे C में मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से इसमें आ जाएगा C1 C2, यानी कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर का वैल्यू आपका आ जाएगा इतना। इसे एक निष्कर्ष निकलता है, ध्यान दीजिएगा। आप अगर कहा जाए ना इसमें कह दिया जाए क्वेश्चन में कि ये क्या ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा कब, जब ये दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा, प्रोडक्ट का मान 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है, और नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं है। यानी कि इसके परपेंडिकुलर होने के लिए इस डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आना चाहिए। जब ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ई लंब होने का शर्त, लंब होने का शर्त ये 0 हो जाएगा, लंब के लिए 0 होगा। ठीक, 0 होगा तो यही ना मिलेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। ये लंब होने का शर्त है। वहीं अगर समांतर होने का शर्त का है, तो जब समांतर होगा तो cos 0 का मान 1 आता था, याद है? जब cos 0 का मान 1 आता था तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर मॉडुलस A वेक्टर इंटू मॉडुलस B वेक्टर के बराबर आता था। समांतर होने का शर्त हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, समांतर होने का शर्त बराबर ये बट्टा में कर दीजिएगा, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। ठीक, सबको बारी बारी से समझ लेते हैं। ठीक है, जितना भी थ्योरी पढ़ है उसको बारी बारी से समझ लेते हैं। ठीक, और इसको आप लिख भी लीजिएगा, और ऐसा ही पार्ट 2 में भी मिलेंगे, पार्ट 2 को भी देखिएगा, हर एक जो है सेक्शन को आप देखिए। ठीक, तो देखिए पहला कह रहा है कि पहला हम लोग समझे थे क्या, ये ना समझे थे, पहला टर्म समझे थे कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर मॉडुलस A वेक्टर मॉडुलस B वेक्टर cos थीटा होता है। ठीक, तो ये वेक्टर का डेफिनेशन है, और इसमें ये है कि थीटा का मान 0 से पाई के बीच ही होता है। क्लियर? अब देखिए यदि A वेक्टर डॉट B वेक्टर एक वास्तविक संख्या है, इसका प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी है, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर एक वास्तविक संख्या है या दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। सिंपल सी बात है, दो सदिशों का अदिश कराएंगे तो हमेशा एक सिंपल संख्या ही देगा। जब ये डॉट कराइएगा दो वेक्टर को लेकर तो हमेशा एक अंक ही देगा, एक अदिश राशि ही देगा। ठीक, अब देखिए सेकंड नंबर है A वेक्टर B वेक्टर पर लंब हो तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान 0, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान 0 होगा तो होगा कब, जब थीटा का मान 90 रख दीजिएगा तो 0 होगा ही। ठीक, देखे थे हम लोग पीछे। उसी तरह से 3 नंबर समांतर हो तो थीटा का मान 0 लेंगे, थीटा का मान जब 0 लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर थ्योरी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी। 4 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि यदि A वेक्टर B वेक्टर एक सरल रेखा को सूचित करे तो A वेक्टर B वेक्टर माइनस में A वेक्टर B वेक्टर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान पाई बाई पाई लेना है, ओनली थीटा का मान क्या लेना है, पाई। ठीक, तो पाई का मान रखिएगा तो cos पाई का मान -1 देता है तो ये माइनस कर देगा। ठीक है, अब देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना क्रम विनिमय नियम को पालन करेगा। A डॉट B
एक वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर बराबर वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ठीक है, तो 5 नंबर थ्योरी समझ गए। कह रहा है कि ए का बी पर प्रक्षेप बी पर, यानी कि यहाँ पे बी पर है तो बी नीचे है, बी पर प्रक्षेप तो बी नीचे है। ठीक है, तो बी नीचे है तो जिस पर लगा दे उसको नीचे रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा तो रहेगा। इसमें बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप, तो ए पर प्रक्षेप कहा है तो यहाँ पे एक बात छूट गया है, उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, ए पर प्रक्षेप तो इसका मॉडुलस होगा। ठीक, तो इसका मॉडुलस होगा बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप तो मॉडुलस ए वेक्टर होगा। ठीक, अब देखिए 8 नंबर प्रॉपर्टी कर रहा है कि यदि ए वेक्टर इसको इसके कंपोनेंट के रूप में लिखा जाए, आई वेक्टर बी वेक्टर आई ए1 आई कैप b1 j कैप c1 k कैप तथा b वेक्टर बराबर a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बराबर होगा। इससे निष्कर्ष निकल कर क्या आता है, जब ये इस पर लंब हो, a वेक्टर b वेक्टर पे लंब हो, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान क्या आएगा 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का मान तो हम लोग जानते हैं 0 होगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो 0 ही ना मिलेगा। फिर a1 e वेक्टर b के समांतर हो तो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 का भी मान 0 नहीं, सॉरी यदि a वेक्टर b वेक्टर के समांतर हो तो a1 वेक्टर by b1 वेक्टर, यदि a वेक्टर b वेक्टर का समांतर हो तो a1 by a2 बराबर हो जाएगा b1 by b2 बराबर हो जाएगा c1 by c2 के। तो इस तरह से ये बराबर मिलेगा, जब समांतर होगा तो बराबर होगा और लंब होगा तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान 0 आएगा। ये थ्योरी पढ़ लिए, लेकिन एक एक प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान कुछ दिया है तो हम लोग को निकालना है, मॉडुलस ए वेक्टर निकालना है, मॉडुलस बी वेक्टर निकालना है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ओके, और ये कह रहा है कि cos थीटा निकालना है, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है, थीटा का मान निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 टर्म निकालना है। ठीक, तो समझिए मॉडुलस ए वेक्टर निकालना है, तो मॉडुलस जब भी निकालते हैं, मॉडुलस ए वेक्टर जब निकालिएगा तो मॉडुलस निकालने का तरीका रूट ओवर कर दीजिएगा। इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा है, m का छिपा है 1, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस होगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 दूनी के 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 4 13 1 14, तो ए वेक्टर का मॉडुलस 14 आया। ठीक है, अब निकालना है बी वेक्टर का मॉडुलस। पहला जो है इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। बी वेक्टर का मॉडुलस तो उसी प्रकार ये 4 का स्क्वायर, देखिए इसका कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ पे माइनस कभी मत बनाइएगा, कभी मॉडुलस यहाँ प्लस ही होता है, तो -5 का स्क्वायर इसके सहित लीजिएगा ना, माइनस इसके आगे क्या है उसके चिन्ह सहित यहाँ पे लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर 4 चौका 16 50 25 3 के 9, तो इस सब को जोड़ देते हैं, 16 9 25 25 50, तो ये निकला 50। 50 को आप बोल सकते हैं 5 रूट 2, यानी 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसको तोड़ दीजिएगा तो 5 रूट 2 मिलेगा, तब बी का मॉडुलस निकल गया। तो दोनों मॉडुलस निकाल लिए, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड नंबर कह रहा है कि ये तो क्लियर हो गया, ठीक। तो अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान 3i कैप 2j कैप प्लस 1k कैप इंटू बी वेक्टर का मान 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, इसका कोरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सामने सामने, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, यानी 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12। लेकिन इसमें प्लस माइनस का भी ख्याल रखिएगा,
इसके आगे प्लस आ रहा है कि माइनस, उसको भी लिखना जरूरी है। और प्लस आ रहा है तो प्लस लिखिए, माइनस आ रहा है तो माइनस लिखिए। ठीक, तो प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 10 आएगा। एक में 3 से तो प्लस 3, तो 12 3 15, 15 में से 10 गया 5। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आता है cos थीटा, अब आता है cos थीटा। तो cos थीटा का हम लोग जानते हैं मान क्या होता है, यही ना बाबू, ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका जो है मॉडुलस निकल जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, यानी कि cos थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू आप निकाले हैं 5 निकाले हैं, ये दोनों का वैल्यू 5√2 और 14, तो 5√2 और इंटू 14। तो ऐसे आप गुणा कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू 5 से 5 कट गया तो 1/14 दूना 28, 14 दूना 28, तो रूट अंडर 28 होगा। या cos थीटा इक्वल टू 1/7 चौक 28, तो 2√7 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा इसमें से, तो cos थीटा का वैल्यू निकला। तो cos थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए। अब इसमें थीटा का मान कह रहा है, जब थीटा का मान निकालना होगा ना तो इस थीटा को उधर भेज दीजिए, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2√7, तो आपका थीटा का भी मान क्लियर हो गया। ठीक है, अब बचता है थीटा का मान निकालिए, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप जब कर रहा है ना यहाँ पे, ए का बी पर, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर ही रहेगा, और बी पर कह रहा है तो बी नीचे रहेगा। तो देखिए बी का मॉडुलस नीचे रहेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आप 5 निकाले हैं, 5 निकाले हैं, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, बट्टा बी का मॉडुलस भी निकाले हैं, 5√2 निकाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5√2, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 1/√2 क्या है 2। तो इस तरह से आप 5 क्वेश्चन देखें। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उतना में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया है क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप 4j कैप 5k कैप, तो दिखाना है क्या ए बी पर लंब है, ए बी के समानांतर है। तो लंब होने का कंडीशन हम लोग जानते हैं कि जब ए बी पर लंब होगा, ए बी पर लंब होगा तब पैरेलल होगा, या तो लंब होगा या तो पैरेलल होगा। तो लंब होने का कंडीशन है कि अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 आ जाए, जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा तो लंब कहेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर आ जाता है तो बोलेंगे क्या, ये समांतर है। तो देखते हैं कि क्या लंब है या समांतर है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो लंब होने का कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, ये दोनों का डॉट निकालेंगे, a डॉट b। तो डॉट निकालने का तरीका देखिए, डायरेक्ट तरीका बता रहा है, इसमें ना सामने सामने मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सामने सामने डॉट निकालिएगा तो 2 3 6, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। तो जोड़ लीजिए 20 12 32 और 6 32 6 38, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आया 38 आया। तो क्या 38 0 के बराबर है, यानी डॉट निकाले तो 0 आया, डॉट निकाले तो 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आएगा तो क्या कहेंगे कि ये जो है परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि ये कंडीशन गलत है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर समांतर आ जाए, समांतर a1/a2, यानी समांतर के लिए 2/3 2/3 3/4 4/5, ये क्या सब एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या है समांतर भी नहीं है, समांतर भी नहीं है। तो ये ना परपेंडिकुलर ही है ना समांतर ही है। तो इस तरह से हम लोग इसके परपेंडिकुलर होने का तरीका समझ सकते हैं, समांतर होने का तरीका को जान सकते हैं, ठीक है।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।